हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में 25वां पार्ट करेंगे जिसमें है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ने से पहले आपको इसके पिछला वीडियो देखना होगा जिसमें क्रांतिक कोण बताया गया है। तो क्रांतिक कोण आपको जानना होगा, तभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? ये क्रांतिक कोण जब किरण आती है सघन माध्यम से तो वह विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बनाती है। तो वहाँ पर वह क्या करती है कि समकोण पर मुड़ जाती है, 90 अंश पर मुड़ जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्रांतिक कोण के लिए। ये सघन माध्यम है, इधर का माध्यम, और नीचे वाला वायु माध्यम है। तो क्रांतिक कोण के लिए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो नियम है उसका नियम ये है कि उसका पहला माध्यम सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए, अर्थात वायु या विरल बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, विरल होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण जब यह इसके पृष्ठ पर ही मुड़ जाए, अर्थात यहाँ पर जो यह अभिलंब है इस बिंदु पर इसके 90 अंश पर मुड़ जाए तो इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? तब क्रांतिक कोण कहलाएगा, अर्थात I इज इक्वल टू सी हो जाता है। ठीक है, तो यह क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण इधर आता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब किरण सघन माध्यम से चलती है तो विरल माध्यम के पृष्ठ पर टकरा करके पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, विरल माध्यम में नहीं जाती है, अर्थात पूरा परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस समय आपतन कोण जो होता है वह इस कोण से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है इस आपतन कोण। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त है, यह शर्त पहली है कि पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए, और उसका उस सघन माध्यम से जब विरल माध्यम के पृष्ठ पर टकराएगी तो पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये जो आपतन कोण है इस क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन इसके होने चाहिए। ठीक है, नोट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, संपूर्ण ऊर्जा परावर्तित होती है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बना प्रतिबिंब अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, और जो इस संपूर्ण ऊर्जा परावर्तित हो जाती है, जितनी आती है उतनी ऊर्जा क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। अतः इसका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वह उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह अपेक्षाकृत अधिक चमकीला होने लगता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह चमकने लगता है, दिखाई देता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण में नंबर 1 है हीरे का चमकना। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 तथा हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 अंश होता है। ठीक है, अर्थात यह इसका परावर्तन जो होता है इसे 24 अंश से पहले मुड़ जाता है। ठीक है, इसका क्रांतिक कोण 24 अंश होता है। तो हीरे के लिए अपवर्तनांक n बराबर 2.42, क्रांतिक कोण साइंसी क्रांतिक कोण है बराबर 1/n होता है। ये सूत्र है, पीछे इसका हम लोग निबंध भी किए हैं। तो c बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/n। n का मान कितना है? 2.42। तो साइन इनवर्स 1/4.2 यह जो होता है लगभग 24 अंश के बराबर होता है क्रांतिक कोण इसके। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिससे
इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब किरणें आती है तो उसमें उसका हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, तथा जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 अंश से कम हो जाता है, ठीक है, जब उस के तल पर, हीरे के तल पर आपतन कोण का मान 24 अंश से अधिक कम हो जाएगा, तब प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। तब उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्रकाश की किरण जो होते हैं वह उसके उसी में से परावर्तित होकर के हीरे से बाहर आ जाती है किरण। इस प्रकार हीरे कुछ भागों में विशेष दिशाओं में बाहर आने वाले प्रकाश के कारण हीरा चमकता है। तो हीरे से कुछ भागों से विशेष दिशाओं में उसके किरणें बाहर आने लगती हैं, जिसके कारण हीरा क्या करने लगता है, चमकने लगता है। तो हीरे में प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता रहता है, जिससे हीरा चमकने लगता है। जल के भीतर बुलबुले का चमकना। जल के भीतर बुलबुले कैसे चमकते हैं? जब प्रकाश किरण जल में वायु के बुलबुले की सतह पर आपतित होती है, तब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण जिससे किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे बुलबुला चमकने लगता है। यानी कहने का मतलब, ये पूरा द्रव है अर्थात जल है। अब इस जल के अंदर यहाँ पर बुलबुला है, इस पे किरण आते हैं, किरण आ करके इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो जिससे कि यह बुलबुला में जो वायु होती है, यहाँ पर इसके अंदर जो वायु होती है, ये इससे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है इसके पृष्ठ से। तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर यह बुलबुला चमकता हुआ दिखाई देता है। रेगिस्तान में मिर्चिका। रेगिस्तान में मिर्चिका। रेगिस्तान में मिर्चिका कैसे होती है? यानी रेगिस्तान में जब हम लोग देखते हैं दूर से, तो हमें वह जो पेड़ होता है वह उल्टा दिखाई देता है वहाँ पे। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तल है और इसके ऊपर कोई पेड़ है, मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ है, और इससे आने वाली, अब ऊपर यहाँ सघन माध्यम होता है, ऊपर वायु ठंडी होती है, नीचे वायु गर्म होती है रेगिस्तान में। तो ऊपर वायु गर्म होने के कारण इसके जो कण है वो बहुत पास पास होंगे इसमें, ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वे दूर होते जाएंगे परत, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर सघन और यहाँ पर विरल, नीचे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा अर्थात गर्म वायु हो जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, यहाँ से, तो ये इस पे आकर टकराएगी, ठीक है, इस पे आकर टकराएगी चलते हुई। तो जब टकराएगी तो यह धीरे धीरे क्या कर रहा है, अभिलंब की तरफ झुकती जाएगी, सघन माध्यम है। तो जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम तक अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी, ऐसे ऐसे अभिलंब से दूर हटती चली जाती है। तो ये इस प्रकार से किरण जब चलती है तो ऐसे ऐसे यहाँ पर ये यहाँ आ जाती है। तो एक समय ऐसा आता है इस विरल माध्यम का परत, यहाँ से इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। किरण हमेशा अभिलंब से दूर हटती चली जाती है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे नीचे आती रहती है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण आती है। तो जो सघन से विरल में चलती है तो किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो एक परत ऐसा आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या है कि इसके लिए ऊपर वाला सघन माध्यम होना चाहिए और नीचे वाला विरल माध्यम होना चाहिए। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब किरण आती है तो उसके पृष्ठ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात क्रांतिक कोण से इसका मान क्या जाता है, इसके क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा हो जाता है परावर्तन कोण के मान से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो वही घटना यहाँ पर भी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये परत ऐसी जाती है जहाँ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। तो हमें पेड़ यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देना शुरू कर देता है। जैसे हमें जल का आभास होता है उस रेगिस्तान में, नीचे पानी की तरह आभास होता है, तो हमें किरण नीचे की तरफ दिखाई देना शुरू कर देती है। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ से आने वाली किरण अभिलंब से दूर होती हुई धीरे धीरे आती है, एक
सघन माध्यम से विरल माध्यम में ऊपर ठंडी वायु होती है, नीचे गर्म वायु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पृष्ठ पे टकरा करके इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। व्यक्ति यहाँ पर होता है, व्यक्ति यहाँ से इसको इस दिशा में देखना शुरू कर देता है, जिसको ये किरण यहाँ पर, ये पेड़ इसको नीचे उल्टा दिखाई देता है। इसको ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर पानी है, और जिसकी वजह से ये नीचे यहाँ पर चमकने लगता है, पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो वही चीज इसमें लिखा भी गया है। रेगिस्तान में दिन के समय पृथ्वी की सतह के समीप गर्म वायु हो जाती है। ठीक है, रेगिस्तान में दिन के समय पृथ्वी के समीप गर्म वायु हो जाती है, अतः इसका अपवर्तनांक ऊपर की वायु से कम हो जाता है। ठीक है, अतः वायु के नीचे की सतह विरल तथा ऊपर की सतह सघन हो जाता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में दूर स्थित वस्तुएं जैसे पेड़ आदि से चलने वाली प्रकाश पृथ्वी समीप की वायु की परत से, अब जब पेड़ से किरणें चलती हैं तो पृथ्वी के समीप जो वायु की परत होती है, अर्थात ऊपर से चलती नीचे वायु की परत होती है, विरल माध्यम होती जाती है, तो वहां पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा परावर्तित होकर हमारी आँख पर पहुंच जाता है। तो एक एक समय ऐसे आता है कि वह एक परत से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के वह किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तब हमें ये किरण आती हुई यहाँ दिखाई देती है जहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह आभास कराता है कि वहाँ जल है, जिसके भीतर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमें यह आभास होता है कि यहाँ पर क्या है, जल है। ठीक है, तो ये इस पेड़ का प्रतिबिंब यहाँ उल्टा हमारी आंखों पर बन जाता है। इस घटना को मृच्छिका कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रेगिस्तान में मृच्छिका आपको समझ में आई होगी। अगला देखते हैं आप यहाँ पर ठंडे देशों में मृच्छिका। ठंडे देशों में मृच्छिका, अब यहाँ पर देखिए ठंडे देशों में क्या होता है कि पृथ्वी के समीप आने पर वायु ठंडी होती है नीचे, और ऊपर जाते हुए गर्म होती जाती है। ठीक है, तो नीचे की अपेक्षा ऊपर वायु क्या होती है, गर्म होती है, तो नीचे सघन ऊपर विरल हो जाता है। तो यहाँ पर तो किरणें एक क्या होती हैं, ऊपर सघन नीचे विरल। तो किरणें इस समय जब किरण ऊपर जाती है, जब यह जहाज, समुद्र में एक जहाज है, इस जहाज से जब व्यक्ति देखता है तो उसको समुद्र में जहाज को जब व्यक्ति यहाँ से देखता है तो किरण नीचे सघन माध्यम होता है, ऊपर विरल होता है, तो किरण क्या करती है, धीरे धीरे अपवर्तित होती चली जाती है, मतलब अभिलंब की तरफ झुकती चली जाती है, तो धीरे धीरे वो यहाँ पर आती है। ठीक है, अब ये किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो जिससे वस्तु उसको यहाँ पर, ये जहाज उसको ऊपर उल्टा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा हुआ दिखाई देता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। तो इसमें आप देखिए ठंडे देशों में पृथ्वी के समीप वायु सघन तथा ऊपर की ओर विरल होती है। समुद्र में तैरते जहाज से किरणें वायु की परतों से अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती जाती हैं तथा एक विशेष परत पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब ये अभिलंब से दूर हटती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि किरण को यहाँ आना चाहिए, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो जिससे किरणें जो होती हैं यहाँ पर चली जाती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर किरणें यहाँ चली जाती है। ठीक है, तथा ये किरणें परावर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, तो अभिलंब की तरफ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर क्या करती हैं, झुक जाती हैं तथा प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती हैं, तब प्रेक्षक पे के आंखों पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, तब प्रेक्षक की आंखों पर पहुंच जाती हैं। समुद्र जहाज पे बैठा व्यक्ति जब यह वहां पर धरातल से ऊपर की ओर विरल माध्यम होता है, नीचे सघन माध्यम होता है, तो अब यहाँ पर ये जहाज जो होती है, जिसके कारण जहाज समुद्र के जल में तैरता जहाज जो होता है, जहाज से चली प्रकाश की किरण जो होती है, इस जहाज से जो प्रकाश की किरण चलती है वो ऊपर की ओर जाती हुई वायु की परतों पर अपवर्तित होकर, इस जाती है तो ऊपर विरल नीचे सघन, तो वायु की किरणों पर अपवर्तित होकर एक ऐसा माध्यम परत आती है जहाँ पर वह अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो एक ऐसी विशेष परत आती है जहाँ पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात ये किरण ऐसे इधर चली जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के। आप यहाँ पर समझिए, जैसे ये
मान लीजिए यहाँ पर नीचे समुद्र है, पानी है, और यहाँ पर ये जहाज है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ऐसे ही मान लीजिए जहाज है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ से किरण निकल रही है, यहाँ से किरण जो निकल रही है जहाज से, तो ये ऊपर क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ऊपर किरणें दूर दूर होती हैं, ठीक है, और नीचे किरणें क्या होती हैं, पास पास होती हैं, ऐसे होता है। तो ऊपर विरल होता है और नीचे क्या होता है, सघन होता है, सघन होता है। तो ये किरण निकल करके इसमें ऐसे जब इधर से चलती हैं, जब किरण चलती है तो इसका किरण ऊपर दूर होती है, तो यहाँ पर अभिलंब डालेंगे तो यह अभिलंब से क्या करेगी, किरण दूर हट जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे दूर हटती चली जाती है, ऐसे दूर हटती चली जाती। एक ऐसा आता है माध्यम कि एक ऐसी परत आती है जहाँ पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो ये किरण व्यक्ति को यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, व्यक्ति को यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, तो ये वस्तु इसको यहाँ पर उल्टा दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि किरण आभासी आती है तो वस्तु को यहाँ पर वस्तु उसको इस तरीके से उल्टा दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है। वही चीज यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो इस प्रकार समुद्र में तैरता हुआ जहाज प्रेक्षक को आकाश में उल्टा प्रतीत होता है। इस घटना को ठंडे देशों की मृच्छिका कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।